30 अक्टूबर 1961 को मानवता के खिलाफ किया गया आज तक का सबसे खतरनाक विस्फोट, जिससे कि पूरी दुनिया कांप गई थी। जिस बम का मूल नाम सोवियत IDF 220 हाइड्रोजन बम है और पूरी दुनिया इसे जार बोम्बा व किंग ऑफ बम के नाम से जानती है, जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. दोस्तों, इस बम को रूसी विमान Tu-95 ने आर्कटिक समुद्र में नोवाया जेमेलिया के बर्फ के ऊपर 13,000 फीट की ऊंचाई पर विस्फोट किया था और इसे गिराने की टाइमिंग कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि इसे गिराने वाला जो विमान है वो इसके विस्फोट से पहले ही इससे 45 किलोमीटर की दूरी पर चला जाए। लेकिन जब इस बम का विस्फोट हुआ तब इससे 50 मेगाटन TNT के बराबर का विनाश हुआ था, जिसने 9 किलोमीटर दूर तक भारी तबाही मचाई और 50 किलोमीटर दूर तक भी इसका असर देखा गया था और इससे इतनी रोशनी उत्पन्न हुई थी जिसे कि 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। दोस्तों, इस विस्फोट ने इसे गिराने वाले Tu-95 विमान को भी लपेट में ले लिया था, जिस पर कि एक खास प्रकार का पेंट किया गया था ताकि वह विस्फोट से निकलने वाली जो रेडिएशन है उनसे बच सके। दोस्तों, आप इसकी ताकत का अंदाजा दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, यह बम उन बम से भी 3333 गुना ज्यादा ताकतवर था। और दूसरा अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हो कि अगर इसको लंदन जैसे शहर पे भी गिराया जाए तो हर तरफ राख ही राख देखने को मिलेगी, वह एक झटके में 60 लाख लोग खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जब यह विस्फोट हुआ था तब रिएक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता का भूकंप मापा गया था। यह बम थर्मोन्यूक्लियर के प्रकार का है, जिसका वजन 27,000 किलोग्राम, लंबाई 8 मीटर व व्यास 2.1 मीटर है। दोस्तों, इस बम को जार बम के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि पहले जो रूसी साम्राज्य में महाराजा होते थे उनको भी जार नाम की उपाधि दी जाती थी। इस समय पूरी दुनिया में केवल रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया के पास हाइड्रोजन बम है। पूरी दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 परमाणु बम है, वो उसके बाद अमेरिका के पास 5,428 व भारत के पास 160 परमाणु हथियार है। रूस और अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार है जिससे कि पूरी पृथ्वी को 20 बार तबाह किया जा सकता है, यानी कि इंसान ने खुद को ही खत्म करने के लिए जरूरत से ज्यादा ही परमाणु हथियार बना लिए हैं। अब समझते हैं कि एक हाइड्रोजन बम और एक एटॉमिक बम में क्या अंतर होता है। ये दोनों ही परमाणु हथियार है और इन दोनों में यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो एटम बम की टेक्नोलॉजी है उसे फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि जब एटम बम में विस्फोट होता है तब अणु दो हिस्सों में टूटने लगते हैं, जिससे कि भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि हाइड्रोजन बम की जो टेक्नोलॉजी है उसे फ्यूजन कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में दो अणु टूटते नहीं है, बल्कि उनके टकराने से एक तीसरा नया अणु मिलता है और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जो कि आग की शक्ल में एक भारी तबाही लाता है। हाइड्रोजन बम बनाना एटॉमिक बम बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो वजन रहता है वह एटॉमिक बम से कम होता है, जिससे कि इसे किसी भी एयरक्राफ्ट में आसानी से या मिसाइल में लगाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा बम जार बम का इस्तेमाल करेगा या फिर नहीं करेगा। दोस्तों, 100% संभावना यह है कि रूस इतने बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि रूस भी यह जानता है कि रूस को यूक्रेन में तबाही मचाना या फिर रूस में लाखों लोगों को मारना रूस का लक्ष्य नहीं है। रूस का लक्ष्य है कि मात्र लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया व खेरसोन को ऑक्यूपाई कर रूस के अंदर शामिल करना है। इसके लिए रूस जार बम का इस्तेमाल नहीं करेगा और रूस भी यह जानता है कि इस बम का इस्तेमाल करने से पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, जिससे कि रूस को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। और रूस इसके लिए छोटे छोटे बमों का भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो बम ज्यादा मात्रा में गिराने पड़ेंगे, जिससे कि रूस को इतना खास कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। इन चारों राज्यों में रूस अब रेफरेंडम यानी कि चुनाव करवाएगा, जैसा कि उसने 2014 में क्राइमिया में करवाया था और बाद में क्राइमिया को भी रूस के अंदर मिला लिया था। ऐसा ही रेफरेंडम अब वह लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया व खेरसोन में भी करवाएगा और बाद में इन चारों को भी रूस के अंदर ही शामिल कर लेगा। दोस्तों, इन चारों राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी रूस के ही कब्जे में है, जो कि पूरे यूक्रेन का 15% हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अभी भी नाटो के जो देश है वही यूक्रेन को आधुनिक हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं और उनकी वजह से यूक्रेन जो है अभी तक युद्ध में टिका हुआ है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में आगे क्या क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।